Yes. Good morning, everyone. So, yesterday we started with the chapter on insurance claim. और ये चैप्टर हमारे कोर्स में क्यों है? तो एक सीए का एक और रेवेन्यू आपको ध्यान पड़ा कि सर्वेयर्स भी बन सकते हैं। हाँ, बिजनेसमैन के साथ सेटिंग भी कर सकते हो कि तेरे को क्लेम ज़्यादा दिला देंगे, ठीक है। और जहाँ तक स्टॉक फायर से कितना जला उसका कैलकुलेशन का बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, नया कुछ भी नहीं है। वही ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है जो अपन 11-12 से बनाते आ रहे थे। हाँ, जनरली वहाँ पर हमारा ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर हुआ करता था। यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट पहले कैलकुलेट होगा एंड क्लोजिंग स्टॉक विल बी बैलेंसिंग फिगर। और रूल जो कल अपन ने समझा दैट वी आर गोइंग टू प्रिपेयर अ मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। हाँ, वाई वी कॉल इट एज अ मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बिकॉज ये हमारे फाइनल अकाउंट्स का पार्ट नहीं है, ये पूरे साल का नहीं है। ये कहाँ तक का बनेगा? बिगिनिंग ऑफ द ईयर टिल डेट ऑफ फायर। जिस दिन फायर हुई वहाँ तक का आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। और यूल हैव द ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो कुछ भी क्वेश्चन ने दिया है। हाँ, ये सब खर्चे जो भी हैं वो कहाँ तक के आएंगे? टिल डेट ऑफ फायर तक के। यूल हैव द सेल्स, ये भी कहाँ तक की आएगी? टिल डेट ऑफ फायर तक का। और इस सेल्स की हेल्प से यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट बाय अप्लाइंग द जीपी रेट। और जीपी रेट कल अपन ने सीख लिया था, मैक्सिमम कितनी हो सकती है भाई? लेस देन 100। भाई 100 भी नहीं होती है, लेस देन 100। और कॉस्ट से सेल पे, सेल से कॉस्ट पे जाना हो सकता है आराम से। हाँ, वैसे अपने काम तो आप कहेंगे सेल्स वाली तो आएगी, बट क्या होगा? क्वेश्चन भी इतने सीधे थोड़ी आते हैं। क्वेश्चन में आपको दे दिया जीपी रेट इज़ 25% ऑफ कॉस्ट, और अगर आपने ध्यान से पढ़ा नहीं और सेल पे 25% लगा दिया तो अपना तो काम पक्का हो गया। तो बी वेरी केयरफुल इन रीडिंग द क्वेश्चंस। तो अगर जीपी रेट कॉस्ट वाली दे रखी है तो ऑफ कोर्स आई नीड टू कन्वर्ट इट इनटू सेल्स। और मैंने आपको आसान सा तरीका बताया, बस न्यूमरेटर वाला जो अमाउंट है 25% का मतलब क्या होता है? 25/100। मान लो 25% का आप 1/4 भी नहीं कर पाते हो तो भी छोड़ो, 25% का मतलब क्या हुआ? 25/100। हाँ, ये कॉस्ट का परसेंटेज है, मतलब फॉर्मूला ये वाला कौन सा हो गया? जीपी अपॉन कॉस्ट। अब जीपी अपॉन सेल्स पे जाना है तो जीपी को कॉस्ट में क्या कर दो? ऐड कर दीजिए। इट विल बी 25/100 प्लस 25। हाँ, 25/125 ऑटोमेटिकली आपका 1/5 बन जाता है। ओके, सो दैट इज़ द वे आप कोई भी कैसा भी और फिगर हो, सेल्स से कॉस्ट पे, कॉस्ट से सेल्स पे आराम से कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, उसका लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, काम और बहुत है हमारे पास। ये नहीं कि हम इसी में उलझे हुए हैं कि अरे कॉस्ट का आ जाता है हमारे तो हाथ पाँव फूल जाते हैं। ठीक है, नथिंग डूइंग। 25% है ना, उसको 1/4 भी करने की कोशिश मत करो। 25/100, सेल पे जाना है तो 25/125। ओके, क्योंकि कैलकुलेटर पे आप चाहे 25% सॉरी 20% से करो, 1/5 से करो, चाहे 25/125 से करो, आपका कैलकुलेटर तो आंसर सेम ही देने वाला है। नाउ वंस ऑल दिस इज देयर तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर आएगा। और ये बैलेंसिंग फिगर कौन सी तारीख का आएगा? ऑन डेट ऑफ फायर। हाँ, ये ऑन डेट ऑफ फायर वाला क्यों आएगा? क्योंकि ट्रेडिंग काउंट कित तक का बना है? टिल डेट ऑफ फायर। और लॉजिकली अगर मैथमेटिकली भी मैंने कल आपको एक क्वांटिटी टर्म्स में समझाया था, ये तो वैल्यू वाली टर्म्स है। दैट अगर आपके पास ओपनिंग स्टॉक मान लीजिए 100 kgs था, आपने 1000 kgs परचेज किया, 800 kg सेल कर दिया, तो बैलेंसिंग फिगर अगर क्वांटिटी में निकालोगे 300 kgs ही आएगा। ओके, यहाँ पर भी अब देखिए, इसको क्वांटिटी को वैल्यू में जब कन्वर्ट करते हैं ना, ये जीपी आने का लॉजिक क्या, ये भी आप इसी से समझ लीजिए। सपोज आप हर बार 10 रुपये में ख़रीदते हो तो 100 kgs का मतलब कितना हुआ भाई? 1000 रुपीज़। 1000 kgs का मतलब 10,000। अच्छा, सेल आपने 800 kg किया, सपोज ये 12 रुपये पे किया तो कितना होएगा भाई? 9,600। अब देखिए, ये भी आपने 10 रुपये की रेट पे लिखा, ये भी 10 पे लिखा। अच्छा, ये भी किस रेट पे लिखोगे? 10 रुपीज़ पे कितना?
3000। अच्छा, क्वांटिटी वाला कॉलम तो आपका मिला हुआ है, अमाउंट वाला कॉलम मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, अमाउंट वाला कॉलम मैच नहीं होने का कारण, ये 10 पे लिखा, ये 10 पे लिखा, ये भी 10 पे लिखा, पर ये वाला हमने किस रेट पे लिखा है, 12 रुपये पे। तो ऑब्वियसली इसी कारण से तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में जीपी आता है। ग्रॉस प्रॉफिट इज़ नथिंग बट जो यूनिट्स हमने बेचे उसकी कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस का डिफरेंस। ओके, तो अगर यहाँ पे भी मैं कैलकुलेट करूँ, आप कहीं यहाँ 2 रुपीज़ ऑन 800 kgs, हाउ मच इट कम्स टू 1600। हाँ, ये ग्रॉस प्रॉफिट, हाँ क्वांटिटी में कभी ग्रॉस प्रॉफिट नहीं होता भाई। ये नहीं कि हमने 100 किलो खरीदा, 1000 किलो खरीदा, फिर बेचा, लास्ट में 10 किलो हमारे पास प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट किलो में नहीं होगा। हाँ, वो कब हो सकता है कि ग्राहक आया कि 5 किलो देना, आप उसको तोल के 4 किलो ही देते हो, ठीक है, बिल बना देते हो 5 किलो का, तो आप कह सकते हो 1 किलो में एक्स्ट्रा ऐसे भी प्रॉफिट कमा लेते हैं। बट अदरवाइज प्रॉफिट इज ऑलवेज मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स, इट डज नॉट हैव एनी फिजिकल यूनिट्स। जबकि अगर मैं ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल, क्लोजिंग स्टॉक किसी की भी बात करूंगा तो उसमें तो फिजिकल यूनिट्स भी होने वाले हैं। ओके, सो दैट इज हाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटी कॉलम एंड अमाउंट कॉलम। क्वांटिटी कॉलम तो हमेशा मैच हुआ रहता है, अमाउंट कॉलम में ग्रॉस प्रॉफिट आने का कारण यही है। अब अगर रिवर्स वे में चलें, अपने को ये क्वांटिटीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये क्लोजिंग स्टॉक भी अपने को पता नहीं है, पर ये तो पता है कि इस पे प्रॉफिट कितना अर्न किया है, 1600। नाउ वंस दैट इज़ नोन टू मी, अगर ये 1600 रुपये में जीपी रेट की हेल्प से कैलकुलेट कर लेता हूँ तो बैलेंसिंग फिगर अपने आप ही क्या आ जाएगा, 3000 एज क्लोजिंग स्टॉक। और अगर ये ट्रेडिंग अकाउंट पूरे साल भर का नहीं है, टिल डेट ऑफ फायर तक का है, तो इसमें मैंने परचेज सेल भी कहाँ तक की लिखी है, टिल डेट ऑफ फायर, तो इसलिए क्लोजिंग स्टॉक भी मैथमेटिकली कौन सी तारीख वाला आएगा, ऑन डेट ऑफ फायर। दैट इज़ अ सिंपल लॉजिक। तो इसका मतलब इस चैप्टर में हमारा प्रोसेस क्या इन्वॉल्व हो गया, दैट मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, हाँ उसमें क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर आएगा, पर मेमोरेंडम ट्रेडिंग बनाने के लिए हमको पहले क्या चाहिएगा, ग्रॉस प्रॉफिट का रेट। तो अगर जीपी रेट हमारे पास में क्वेश्चन नहीं दे रखी है तो यू शुड बी वेरी थैंकफुल टू द एग्जामिनर कि आधा काम ख़त्म हुआ। और अगर वो नहीं दे रखी होगी तो पहले वो तो चाहिएगी, ओके, वो चाहिएगी तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। और वो कैलकुलेट करने के लिए मे बी क्वेश्चन आपको हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन देगा कि लास्ट ईयर में हमारा सेल, परचेज, एक्सपेंसेस सब कुछ ये था, बैठ के हम क्या करेंगे, लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। और उसमें तो क्योंकि हमारे पास में ओपनिंग भी होगा, परचेज भी होगा, सेल भी होगा, क्लोजिंग भी होगा, जीपी बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे और इसकी हेल्प से क्या कैलकुलेट कर लेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट रेट। वंस वी गेट दिस ग्रॉस प्रॉफिट रेट, अब आप कहेंगे अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, सेल्स लिखेंगे, सेल्स का परसेंटेज अप्लाई करके जीपी निकाल लेंगे और क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। क्लियर? अब ये क्लोजिंग स्टॉक, सपोज बैलेंसिंग फिगर आया 1 लाख रुपीज़, तो बस सीधा इंश्योरेंस कंपनी से 1 लाख रुपया मिल जाएगा? नहीं, तो फिर मतलब क्या निकालने का, क्या प्रॉब्लम आएगी इसमें? जितना अच्छा, हाँ, तो एक पॉइंट आया कि ज़रूरी थोड़ी है कि आग लगी तो सारा का सारा स्टॉक जली गया हो, ठीक है, कुछ हो सकता है बच गया हो। तो ये जो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, ये जो स्टॉक जला वो आ रहा है या टोटल आ रहा है जी? टोटल आ रहा है या जो जल गया वो आएगा बैलेंसिंग फिगर, है जी? तो देखिए, हमने परचेज जो लिखी है वो आग लगने तक की पहले जितनी खरीदारी टोटल की वो है, उसमें से जो माल बेच दिया वो लेस कर दिया, तो ऑब्वियसली बैलेंसिंग फिगर जो स्टॉक आएगा वो कौन सा आएगा, टोटल स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। गोडाउन में उस दिन इतना गुड्स था, हाँ सारा जल गया हो जब तो झगड़ा नहीं, पर अगर थोड़ा बच गया हो तो उस केस में इंश्योरेंस कंपनी ऑब्वियसली इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, जितना नुकसान हुआ क्लेम तो उतना ही दिया जाएगा। अब पता चला कि 1 लाख रुपीज़ में से 20,000 का स्टॉक तो हमारा जला ही नहीं। आप कहीं ये कैसे निकालेंगे 20,000 का जला नहीं? अब जो जला नहीं वो तो दिख ही रहा है,
उसके लिए कोई ढूंढने की ज़रूरत थोड़ी है। जो जल गया प्रॉब्लम तो उसकी है, तो जो नहीं जला वो तो हमको दिख ही रहा है कि 20,000 रुपये का है। तो अब वो 20,000 का मान लीजिए स्टॉक आपका जलने से बच गया है, तो इसका मतलब आपका नुकसान कितना हुआ? 80,000। तो क्लेम कितना मिल जाएगा भाई? 80,000 मिल जाएगा अब तो, या इसमें भी कोई इफ्स बट किंतु परंतु हो सकता है? क्या हो सकता है? हैं? क्या मतलब आपने कमीशन नहीं दिया तो वो क्लेम रिजेक्ट कर देगा, ऐसा है? कि मैं आया चाय पानी का भी नहीं पूछा। हम्म। बोलो, हाँ बोलिए। मार्केट वैल्यू, स्टॉक की मार्केट वैल्यू कम हो तो? नहीं, मार्केट वैल्यू तो जो जल गया उसकी तो जीरो ही हो गई। हाँ, जले हुए स्टॉक की स्क्रैप वैल्यू अगर कोई है तो, कई बार होता है ना, राख के भी तो पैसे बढ़ते हैं। ओके। हाँ, पता चला आधा अधूरा ही जला हुआ है, डैमेज हो गया, तो एक तो स्टॉक जो जलने से बिल्कुल बच गया, और एक जो थोड़ा बहुत जल गया, ठीक है, भले ही वो 10,000 का था पर 5,000 में तो बिकता ही है। तो जितने पैसे हमको उसके मिलने हैं वो भी क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। चलिए वो भी ठीक है। और अब देखो भाई, सुनिए ध्यान से। जब आप इंश्योरेंस करवाने जाते हो, ओके, तो व्हाट विल बी द क्वेश्चंस द इंश्योरेंस कंपनी विल आस्क? यार अगर आपके दिमाग में क्या क्या रहेगा, क्योंकि इंश्योरेंस करवाना है, पॉलिसी लेनी के वक्त, मतलब आग लगने के बाद की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पहले की बात कर रहा हूँ कि आपने कहा यार स्टॉक का इंश्योरेंस करवा देते हैं, यू गो टू अ इंश्योरेंस कंपनी कि भाई हमारा ये बिज़नेस है, ये सब बताना पड़ेगा। तो आप अपना बिज़नेस बताओगे, आप अपना स्टॉक का डिटेल दोगे, ये स्टॉक हम खरीदते हैं, ये रखते हैं, ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली यू विल गेट अ पॉलिसी। अब वो पॉलिसी जब लेने का टाइम आएगा तो प्रीमियम कम्स इनटू पिक्चर। हाँ, तो प्रीमियम क्या होगा भाई? सेम ही होगा, रिगार्डलेस ऑफ स्टॉक की वैल्यू कितनी भी हो, है जी? डिपेंड करेगा मतलब? हाँ जी। सो देखिए, द प्रीमियम वेरीज ऑन वेरियस पैरामीटर्स। सबसे पहले आपके गोडाउन में स्टॉक कितने रुपए का रहता है? मान लीजिए दो बिजनेसमैन पहुँचे, एक ने कहा मेरे तो 50,000 का स्टॉक रहता है, दूसरे ने कहा हमारे तो 50 करोड़ का रहता है। तो प्रीमियम क्या सेम ही होगा? प्रोडक्ट भले ही सेम हो, कारण एक के यहाँ अगर आग लगी तो स्टॉक कितने का जलेगा? 50,000 मैक्सिमम। दूसरे के यहाँ तो 50 करोड़ तक का स्टॉक जल सकता है। तो ऑब्वियसली हायर द रिस्क ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, हायर वुड बी द प्रीमियम। सेकेंड थिंग, इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ प्रोडक्ट। एक पेट्रोल पंप वाला कहे कि हमारे को थोड़ा इंश्योरेंस कराना है भाई, पेट्रोल का स्टॉक रहता है, और एक फायर एक्सटिंग्विशर वाला पहुंच जाए कि हमारे यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर का इतना पाउडर पड़ा रहता है, उसमें आग लग जाए, ठीक है। आई रिमेंबर लॉन्ग बैक, वो सीज फायर आता है ना, जो फायर एक्सटिंग्विशर में एक सीज फायर ब्रांड है, ठीक है। तो जब वो लॉन्च हुआ तो देयर वाज एन डेमो कि देखो साहब आग कैसे बुझाता है। इट वाज अ रिवर्स वे, आग बढ़ गई, ठीक है। तो मे बी एनी रीज़न, अंडरस्टैंड, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ प्रोडक्ट, हाईली इन्फ्लेमेबल प्रोडक्ट से प्रीमियम ज़्यादा होगा। रीज़न, पेट्रोल पंप में आग लग गई मतलब पूरा जलेगा ही जलेगा। दूसरे स्टॉक में तो हो सकता है थोड़ा बहुत क्या होगा, जलने से बच जाएगा। तो वहाँ पे भी रिस्क का पैरामीटर चेंज हो गया। भले ही दोनों गोडाउन वालों ने कहा मेरे भी 10 लाख का स्टॉक रहता है, दूसरे ने कहा मेरे भी 10 लाख का रहता है, बट एक में रिस्क ऑफ फायर ज़्यादा है, दूसरे में कम है, तो अगेन प्रीमियम वुड बी डिफरेंट। ओके, एंड अनदर पैरामीटर वुड बी द वे द स्टॉक इज इंश्योर्ड। एक के तो अच्छी सी बिल्डिंग बनी हुई है, फायर फाइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स भी लगे हुए हैं, दूसरे के तो सब भगवान भरोसे है, ठीक है। हाँ, आधी बार तो इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस ही नहीं करती है, ठीक है। हाँ देखिए, और कई बार इंश्योरेंस तो कर देती है, जब क्लेम लेने आते हो ना तो वो कहते हैं अच्छा आपके फायर फाइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स कहाँ थे, कि वो तो थे ही नहीं।
तो इसका मतलब ग्रॉस नेग्लिजेंस हो गया आपकी तरफ से, कोई क्लेम नहीं मिलेगा। ओके, सो क्योंकि जब इंश्योरेंस करते हैं ना, जैसे आप लोग आजकल कोई भी ऐप डाउनलोड करते हो, कई बार वो कहता है ना आई एग्री, ठीक है, अब आप कहेंगे पढ़ता कौन है टर्म्स एंड कंडीशंस, ठीक है, तो दे आर सो मेनी टर्म्स एंड कंडीशंस। तो सेम वे जब आप पॉलिसी लेते हो, ठीक है, दुनिया भर के डॉक्यूमेंट्स पे हाँ साइन किया जाओ अभी तो क्या है, ठीक है, उसमें साफ साफ लिखा होता है अगर फायर एक्सटिंग्विशर्स आपके यहाँ नहीं है या थे पर वर्किंग कंडीशन में नहीं है तो कोई क्लेम मिलने वाला नहीं है। तो दे आर सो मेनी थिंग्स विच आर इन्वॉल्व, बट एनी वेज नाउ जैसा भी है आपने पॉलिसी करवाई, और पॉलिसी जब आप करवाओगे सबसे बिगेस्ट पैरामीटर होगा व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ स्टॉक, आपके गोडाउन में कितना रहता है। हाँ, आप कहेंगे वो अभी कैसे बताऊँ, आग लगेगी उस दिन कितना होगा वो काम आएगा, बट इंश्योरेंस कंपनी कहेगी नहीं भाई एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया तो चाहिए, यूँ थोड़ी है कि उस वक्त बताऊँगा मेरे गोडाउन में स्टॉक कितना है, हम प्रीमियम कैसे कैलकुलेट करें। तो बेस्ड ऑन योर गोडाउन कैपेसिटी, बेस्ड ऑन योर बिजनेस हिस्ट्री एंड ऑल दैट, बेस्ड ऑन द एवरेज स्टॉक यू हैव मेंटेन, आप इंश्योरेंस कंपनी को बोलेंगे कि ऑन एन एवरेज हमारे गोडाउन में मान लीजिए 2 लाख रुपए का स्टॉक रहता है। ओके, दैट यू नीड टू डिक्लेयर कि वी हैव एन अप्रॉक्सीमेट 2 लाख रुपीज़ ऑफ स्टॉक इन आर गोडाउन। हाँ, मोस्टली तो 2 लाख रहता है, कभी 2 लाख से कम भी हो जाता है और कभी 2 लाख से ज़्यादा भी हो सकता है, बट दिस इज़ व्हाट इज़ देयर। तो अब आपने 2 लाख रुपीज़ का एक फिगर इंश्योरेंस कंपनी को दिया, तो इंश्योरेंस कंपनी कहेगी ओके 2 लाख का स्टॉक होता है तो चलो साहब आपका प्रीमियम 6,000 रुपये लगेगा। आपने कहा बहुत ज़्यादा है, अपन फिर मारवाड़ी लोग हैं ना कि नहीं नहीं इतना कोई दिया जाता है क्या, थोड़ा भाव ठीक करो, ठीक है, पड़ोस वाला तो इतने में ही दे रहा है, भले ही नहीं दे रहा है क्या हो गया। तो इंश्योरेंस कंपनी कहेगी नहीं नहीं देखो आपका स्टॉक भी तो इतना है, फिर आपका गोडाउन भी तो भगवान भरोसे है, ठीक है, सो मैनी थिंग्स आर देयर। तो आप कहेंगे कि नहीं नहीं ये तो बहुत ज़्यादा है कि स्टॉक 2 लाख भी कभी कभार ही रहता है, रोज़ थोड़ी रहता है। तो इंश्योरेंस कंपनी कहेगी आप बता दो भाई रोज़ कितना रहता है। अब मान लीजिए आपने कह दिया कि ऑन एन एवरेज तो 50,000 का स्टॉक ही रहता है, ये तो दिवाली के टाइम में होता है, ये स्टॉक बहुत ज़्यादा होता है। ओके, तो इंश्योरेंस कंपनी ने कहा 50,000 का रहता है तो फिर तो चलो 2,000 में काम हो जाएगा। आपने कहा ये ठीक है, ठीक है। तो अब आपने पॉलिसी जो करवाई उसमें स्टॉक का डिक्लेरेशन जो दिया वो सिर्फ कितने का दिया, 50,000 का हो गया साहब। और अब वो आग लग गई दिवाली के पहले, वो तो देखता नहीं है ना भाई अभी स्टॉक कम हो तभी आग लगाई जाए, ठीक है, इट कैन हैपन एनी टाइम। और उस वक्त हमारे गोडाउन में 1 लाख रुपीज़ का स्टॉक था, ठीक है, एक बार इस पॉइंट को छोड़ देते हैं, 1 लाख का स्टॉक था और सारा जल गया। अब क्या 1 लाख रुपए देगी इंश्योरेंस कंपनी, कितना देगी भाई, कहेगी हमसे पॉलिसी कराते वक्त प्रीमियम कितने का दिया, 50,000 का, सिर्फ 2,000 रुपये, तो क्लेम लाख रुपए मांगने कैसे आ गए, ठीक है, कोई चांस ही नहीं है। द क्लेम विल बी ओनली 50,000। क्लियर, इसका मतलब जितना पॉलिसी मैंने लिया उससे ज़्यादा तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देने वाली ही नहीं है। तो आप कहेंगे फिर बाकी के 50,000 का नुकसान खुद भरो, ठीक है। हाँ, अगर पॉलिसी 2 लाख की ले रखी हो तो 2 लाख पूरे दे देगी फिर तो। हाँ, वो कहेगी नुकसान ही कितने का हुआ, 1 लाख, तो 2 लाख कैसे दे दे, इट विल बी 1 लाख रुपीज़। तो कुल मिला के आपका पॉलिसी अमाउंट या आपका लॉस अमाउंट विच एवर इज लेस, क्लेम उतना ही मिलेगा। अब वापस उस 20,000 वाले पॉइंट पे आता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ, 90,000। गोडाउन में 1 लाख का स्टॉक था, 20,000 रुपये का गुड्स हमने जलने से बचा लिया, चाहे वो आपके तो आधा जला हुआ था, उसकी वैल्यू इतनी थी, ठीक है। इसको इस चैप्टर में इसका नाम है सैल्वेज। ओके, गुड्स सेव्ड फ्रॉम फायर, उनकी वर्थ कितनी है। तो आपने कहा ओके 20,000 का हमने जलने से बचा लिया, तो हमारा लॉस कितने का हुआ भाई, 80,000 रुपये का। पॉलिसी करा रखी है 90,000 की। हाँ जी, अब क्लेम कितना मिलेगा, है जी 80,000 रुपये। हाँ, अगर पॉलिसी 70 की होती तो 70,000 रुपये। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझिए ना, इंश्योरेंस कंपनी विल से कि देखिए साहब
आपके गोडाउन में टोटल स्टॉक कितने का था? 1,00,000 रुपीज़ का, बराबर। उसमें से ये आपका टोटल स्टॉक था, उसमें से आपने हमारे पास में इंश्योरेंस कितने का कराया? 90,000 का। गोडाउन में माल तो कितने का रखते हो? 1,00,000 का। इंश्योरेंस हमसे सिर्फ कितने का करवाया? 90,000 का। तो इसका मतलब आउट ऑफ दिस 1,00,000 रुपीज स्टॉक, 90,000 का स्टॉक इंश्योर्ड था, बाकी 10,000 का अनइंश्योर्ड था। अब 1,00,000 रुपए का गुड्स था, उसमें से 20,000 का जलने से बच गया, तो लेस साल्वेज कितना? 20,000 का। ना इंश्योरेंस कंपनी कहेगी देखो ये जो जलने से बचा है ना, ये इसीलिए बचा है क्योंकि ये इंश्योर्ड था, ठीक है। जाकोरा केस आइया, ठीक है। तो ये तो इंश्योर्ड वाला ही बचा है, अनइंश्योर्ड वाला तो पहले जलता है, ठीक है। तो ये जो जला है, सॉरी जो बचा है वो ये वाला बचा है, तो इसलिए क्लेम जो होगा 70,000 का होगा। हाँ, अभी अपने को क्या लग रहा था? 80, वो कहेगी नहीं 70 है जी। आप कहोगे नहीं नहीं ये जो 20,000 का बचा है, ठीक है, ये तो इधर वाला बचा है, ठीक है। अच्छा वैसे भी देखो आग लगती है तो बचता कैसे है स्टॉक? आप खुद ही माता बच्ची करते हो, भाई थोड़ा तो गोडाउन में से निकालो बचाओ। तो आप कहेंगे हम भी, अगर मान लीजिए गोडाउन में 2 तरह के स्टॉक पड़े थे, एक इंश्योर्ड वाला और एक अनइंश्योर्ड वाला। अब बचाने के वक्त तो इंश्योरेंस कंपनी तो आई नहीं, हम ही थे बचाने वाले, तो पहले कौन सा बचाएंगे? ठीक है। तो आप भी अपना लॉजिक देखोगे भाई अनइंश्योर्ड वाला पहले बचाया, ठीक है। इंश्योर्ड वाला तो आपके भरोसे था ही, आप आए ही नहीं उस वक्त, ठीक है, तो वो वाला जला है। तो अब ये तो मैटर ऑफ लिटिगेशन हो गया, क्या करें भाई अब? इंश्योरेंस कंपनी कहेगी नहीं ये, आप कहोगे नहीं वो। इंश्योरेंस कंपनी कहते हैं जो बचता है पहले इंश्योर्ड वाला ही बचता है, अनइंश्योर्ड वाले ही पहले जाते हैं, ओके। तो अब आप कहेंगे ठीक है भाई चलो, कहते हैं ना अब झगड़ा क्या करने का, बीच का रास्ता निकालो, क्या करें भाई, हैं जी। आप कहेंगे ये 1,00,000 का स्टॉक रेशियो क्या है? 9:1, मतलब 90,000 इंश्योर्ड, 10,000 अनइंश्योर्ड, 90% 10% है। तो एक काम करो, जो हमने माल जलने से बचा लिया वो भी क्या कर लेते हैं? 90:10, 9:1, 90% 10% के रेशियो में बांट देते हैं। तो 18,000 चलो ये वाला बच गया और 2,000 ये वाला। देखिए वैसे ये मैं आपको जो कह रहा हूँ ना, 90,000 का इंश्योर्ड है, 10,000 का अनइंश्योर्ड है, आप इसको ऐसे मत विजुअलाइज करना अच्छा गोडाउन में इस तरफ तो इंश्योर्ड वाला पड़ा है, इधर अनइंश्योर्ड वाला पड़ा है। प्रैक्टिकली हर एक प्रोडक्ट का 90% वैल्यू क्या है? इंश्योर्ड है, और 10% अनइंश्योर्ड है। जब आपने पॉलिसी पूरी नहीं कराई, अच्छा जब स्टॉक ज़्यादा होता है और पॉलिसी कम की होती है, इट इज़ कॉल्ड एज अंडर इंश्योरेंस। क्या आपने इंश्योरेंस कम करवाया, और जब इंश्योरेंस कम करवाया तो डेफिनेटली द प्रॉब्लम अराइजेज व्हेन देयर इज अ साल्वेज। तो इंश्योरेंस कंपनी कहेगी आप ये समझ लीजिए हर एक प्रोडक्ट जो आपके गोडाउन में था, आपने कहा ये पेन पड़ा था गोडाउन में, समझ लीजिए इस पेन की टोटल कॉस्ट का 90% इंश्योर्ड है, 10% अनइंश्योर्ड है। तो अगर वो पेन बच गया है तो 90% इंश्योर्ड वाला बचा है और 10% अनइंश्योर्ड वाला, तो वी डिस्ट्रीब्यूटेड इन दिस रेशियो। तो अब क्लेम कितना हो जाएगा भाई? 72,000। हाँ, ये कितना हुआ? 8,000। अच्छा टोटल नुकसान कितना हुआ हमारा? 80,000। 80,000 में से इंश्योरेंस कंपनी कितनी देगी? 72। रिमेनिंग 8,000 बिजनेसमैन को अपनी जेब से भुगतना पड़ेगा, ओके। इंश्योरेंस कंपनी इज़ नॉट गोइंग टू गिव। हाँ, पर ये प्रॉब्लम क्यों आई भाई? देखो अपन ने होशियारी दिखाई, पॉलिसी पूरी कराते। अच्छा ज़्यादा होता है तो प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कब है? जब स्टॉक ज़्यादा निकल जाए और पॉलिसी कम की हो। पॉलिसी ज़्यादा हो तो कभी प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। हाँ, अगर पॉलिसी मान लीजिए 2,00,000 की करा रखी हो, अब सालवेज चाहे 20,000 हो चाहे 90,000 भी हो, इंश्योरेंस कंपनी का कि कितना नुकसान हुआ पैसा ले जाओ। पर जैसे ही उनको दिखा अरे पॉलिसी कम की है, आप कहें पॉलिसी कम कहाँ है? 80,000 के सामने 90,000 की है ना। हाँ, इससे कंपेयर नहीं करना है। कंपेयर किससे करना है? इससे कि स्टॉक था कितना। कई बार होता है गोडाउन में स्टॉक निकला 5,00,000 का,
और आपने कहा 4,80,000 का माल हमने जलने से बचा लिया, सिर्फ 20,000 का जला है और पॉलिसी करा रखी है 1,00,000 रुपए की। आपने कहा अब तो 20,000 दे दो, सिर्फ 20,000 ही तो मांग रहे हैं, प्रीमियम तो 1,00,000 रुपए का दिया है। इंश्योरेंस कंपनी का इधर आ जाओ, ठीक है। टोटल स्टॉक कितने का निकला? 5 लाख। इंश्योर्ड कितना? 1 लाख। अनइंश्योर्ड कितना? 4 लाख। बचा कितना है? 4,80,000। बांटो भाई 1:4 में। अच्छा, एक ज़ीरो और लगाना पड़ेगा क्या? हाँ जी। तो ये 4,80,000 को 1:4 में बांटो, कितना होता है? हाँ जी, 96,000 और ये 3,84,000। तो इंश्योरेंस कंपनी कहेगी 1,00,000 माइनस 96, 4,000 हम देंगे, ठीक है। बाकी का 16,000 आप अपनी जेब से भरिए। आप कहिए क्या 20,000 में से खाली 4,000? हाँ, भले आप गुस्सा का कह दो ये भी मत दो, वो कहेंगे हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं देंगे। बट अंडरस्टैंड, अगर आपने पॉलिसी कम की कराई है, कंपैरिजन इससे नहीं होगा। कंपैरिजन किससे होगा? पॉलिसी वर्सेस टोटल स्टॉक। जला कितना उससे मतलब नहीं है, नुकसान कितना हुआ उससे मतलब नहीं। इंश्योरेंस कंपनी का वो तो बाद में बात करेंगे, पहले ये बताओ गोडाउन में टोटल स्टॉक कितना था? आपने कहा 5 लाख रुपए। पॉलिसी कितने की कराई? 1 लाख की। इसको ऐसे समझ लीजिए, इसका मतलब आपने 20% स्टॉक ही इंश्योर करवाया। भाई गोडाउन में स्टॉक तो रखते हो 5 लाख का और पॉलिसी कितने की कराई? 1 लाख। मतलब आपने 20% स्टॉक का ही क्या करवाया? इंश्योरेंस करवाया। तो सीधा सा जितना नुकसान हुआ उसका 20% ले लो। भाई देखिए, ये थोड़ा समझाने के लिए बताया, अदरवाइज इजी कैलकुलेशन क्या होगा? जितना नुकसान हुआ उसका 20% ले लो। हाँ, फिर पुराने वाले एग्जाम्पल में क्या था? 1 लाख का स्टॉक था, 90,000 का इंश्योरेंस कराया। कितना परसेंट इंश्योरेंस करवाया? 90%। नुकसान कितना हुआ? 80,000। 80,000 का 90% कितना होता है? 72,000। अपने वही था पहले आंसर, 72,000 का क्लेम ले लो। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये कब एप्लीकेबल होगा? व्हेन देयर इज अंडर इंश्योरेंस। और जैसे ही अंडर इंश्योरेंस हुआ, इंश्योरेंस कंपनी कहेगी जितना लॉस हुआ हम आपको पूरा पैसा हरगिज़ देने वाले नहीं हैं। हाँ, इट विल बी proportionate to the insurance amount versus total amount. ओके, टोटल स्टॉक वर्सेस इंश्योर्ड स्टॉक। तो इसको अगर मैं फॉर्मूले में कहूँ तो आपका 80,000 का नुकसान हुआ। हाँ, ये 90% है। 90% कैसे निकला भाई? भाई देखिए, अपन ने क्या किया, उस पुराने वाले में 1 लाख रुपए के 2 टुकड़े किए, 90,000 एंड 10,000। फिर वो कितना था अपना? 20,000 रुपये। उसके भी 2 पार्ट किए, कितना? 18 और 2,000। फाइनली लॉस आया 80,000 रुपये का, 72 एंड 8। तो देखिए ये 9:1 है, ये भी अगर 9:1 है तो जो बैलेंस आएगा वो भी हमेशा 9:1 ही होगा। मैक्स का रूल है। पार्टनरशिप में किया होगा ना कि नया पार्टनर आया, इतना दिया, तो बचा हुआ पार्टनर अगर ओल्ड रेशियो में बांटते हैं तो उनका पुराना रेशियो नया रेशियो तो सेम ही होता है, भले ही एब्सोल्यूट टर्म्स में प्रॉफिट उतना नहीं मिलेगा। तो वैसे ही ये भी 9:1, ये भी 9:1। तो इसमें 9:1 वाले में से ये अमाउंट अगर लेस करोगे और ये भी 9:1 में है तो ये भी कितने में बचेगा? 9:1। तो मैं इतनी माथापच्ची थोड़ी करने वाला हूँ सोल्यूशन में। मैं सीधा कहूँगा 80,000 का लॉस हुआ, आंसर मुझे क्या निकालना है? 72। वो कैसे निकाल लिया? 90%, क्योंकि इनका रेशियो क्या है? 1 लाख और 90। तो ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, 80,000 इंटू 90,000 इंटू अपॉन 1 लाख, इट कम्स टू 72,000। हाँ, इसको अगर वर्ड्स में बोलूँ तो ये क्या है? लॉस मल्टीप्लाइड बाई ये क्या है? इंश्योर्ड स्टॉक डिवाइडेड बाई टोटल स्टॉक। इसको इंश्योरेंस पॉलिसी में कहा जाता है एवरेज क्लॉज। भाई एवरेजिंग कर दी ना कि नुकसान दोनों जने बांटो। किस रेशियो में बांटो? जिस रेशियो में आपका इंश्योर्ड और अनइंश्योर्ड स्टॉक था। ओके, तो दिस इज व्हाट इज द प्रोसेस इन्वॉल्व। हाँ, आपको एक एक पेपर मिल गया ना? बुक मोस्ट प्रोबेबली कल तक आ जाएगी, अंडर प्रिंटिंग है। हाँ, देखो भाई, पढ़ना शुरू करो, पेपर खोलो। हाँ,
देखिए क्या लिखा हुआ है, मीनिंग गुड्स मे बी डिस्ट्रॉयड बाय फायर एक्सेट्रा एंड इफ द सेम इज कवर्ड बाय इंश्योरेंस, अगर इंश्योरेंस है देन वैल्यू ऑफ सच स्टॉक डिस्ट्रॉयड हैज़ टू बी डिराइव्ड, तो कितने का माल जला वो निकालना पड़ेगा, किसके लिए, फॉर कैलकुलेशन ऑफ क्लेम। हाँ, आप कहेंगे हमारा तो इंश्योरेंस ही नहीं है, तो क्यों निकाल के टाइम ख़राब कर रहे हो। हाँ, पर फिर भी निकालना पड़ता है उनको भी, क्यों है जी। ईयर एंड में जब P&L बनेगा उस वक्त तो परचेज में से माइनस करके P&L में लिखना पड़ता है ना। ओके, तो आप कहेंगे वो भी निकालेंगे तो सही, पर अपन तो फिलहाल इसीलिए निकालेंगे क्योंकि क्लेम का कैलकुलेशन करना है। हाँ, स्टेप्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ क्लेम। सबसे पहला क्या लिखा है भाई, कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट रेट, GP रेट। ए पॉइंट, GP रेट मे बी ईदर गिवन इन क्वेश्चन और वी हैव टू कैलकुलेट इट। हाँ, मैंने कल भी कहा था अगर GP रेट क्वेश्चन में दी हुई है मतलब आसान क्वेश्चन हुआ, मतलब फिर नंबर भी 5 ही होंगे। हाँ, ऐसा नहीं होगा एग्जामिनर ने GP रेट भी दे दी, इन क्वेश्चन भी 10 नंबर का पूछ लिया। हाँ, वैसे भी क्वेश्चन आते हैं तो उसमें फिर कुछ दूसरे पॉइंट आएंगे, अभी तो चैप्टर शुरू हुआ है ना, देयर आर सो मैनी ट्विस्ट एंड टर्न्स। तो अब अगर GP रेट दी हुई है तो आराम हुआ, नहीं दिया हुआ है तो अपने को कैलकुलेट करना है। अब कैलकुलेट कैसे करेंगे, पॉइंट नंबर B, इफ इट इज़ टू बी कैलकुलेटेड वी मे हैव टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ 1 और मोर प्रीवियस ईयर्स। ओके, एक प्रीवियस ईयर या एक से ज़्यादा प्रीवियस ईयर, मतलब पिछले साल का, उससे भी पिछले साल का, उससे भी पिछले साल का। आप कहेंगे इतने कोई बनाने पड़ सकते हैं क्या, वो एग्जामिनर की इच्छा है। मान लीजिए सिर्फ एक ही प्रीवियस ईयर दिया है पिछला साल, तो एक प्री ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो GP रेट भी क्या होगी, 1 आएगी। अगर 2-2 साल की इन्फॉर्मेशन दे दी है तो मैं 2 ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगा तो GP रेट भी 1 नहीं, कितनी आएगी, 2। एक पिछले साल की, एक उससे पिछले साल की। अब 2-2 GP रेट आ गई तो मैं कौन से वाली काम में लूँ भाई, वही मैक्स लगा देंगे, एवरेज कर देंगे। तो आगे लिखा है एंड देन कैलकुलेट GP रेट और रेट्स ऑफ दोज प्रीवियस ईयर्स। इफ देर इज मोर देन 1 प्रीवियस ईयर we calculate average GP rate of all such previous years. Okay, हाँ अब लिखो भाई, GP rate equals to, फॉर्मूला क्या होता है भाई, GP rate equals to gross profit upon sales into 100। अब आपके दिमाग में आएगा, मान लो मैंने नया बिजनेस शुरू किया और पहले ही साल आग लग गई, तो GP रेट कैसे निकलेगी, कि मेरे तो कोई प्रीवियस ईयर ही नहीं है। हाँ, तो भाई सुन लो भाई, पहला आंसर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। हाँ, आएगा भी तो उस क्वेश्चन में GP रेट दी हुई होगी। तो जिस क्वेश्चन में GP रेट दी हुई है, वो चाहे पहला साल है चाहे आखिरी साल है, व्हाट डिफरेंस इट मेक्स फॉर मी, ठीक है, बिकॉज दैट इज़ अवेलेबल। आप कहेंगे पर रियल लाइफ में तो प्रॉब्लम होती होगी ना, फिर क्या होता है। तो इंश्योरेंस कंपनी भी देखो कोई जंगल से उठ के नहीं आए, आदिवासी लोग नहीं हैं, दे नो कि ओके दिस इज़ द टाइप ऑफ बिजनेस यू आर इनटू, एंड इस बिज़नेस में इंडस्ट्री का ऑन एन एवरेज GP रेट ये चलता है, तो बेस्ड ऑन दैट दे आर गोइंग टू डू द कैलकुलेशन। तो ये नहीं एक पहले साल तो इंश्योरेंस हो ही नहीं सकता, 1 साल पहले कंप्लीट करो, GP रेट अपनी इस्टेब्लिश करो, फिर अगले साल से स्टॉक का इंश्योरेंस होगा, नो, ठीक है भाई। हाँ, आप कहेंगे हमने मान लो कोई स्टार्टअप ही हो, तो स्टार्टअप देखो आज की तारीख में स्टॉक वाले चीज़ रखते ही नहीं है, वो जनरली यूँ ही चलते हैं। हाँ, बट अदरवाइज वॉट एवर बिजनेस यू आर इनटू, आपने कहा हमने मान लीजिए कपड़ों का बिजनेस शुरू किया, तब क्लोथ में अब आप होलसेल में हो कि रिटेल में हो, उसके हिसाब से दूसरे बिजनेसमैन का होलसेल रिटेल का एवरेज GP रेट क्या है इंडस्ट्री का, दैट बेसिस द क्लेम्स आर टू बी कैलकुलेटेड, वो क्लेम्स का कैलकुलेशन हो जाएगा। हाँ, बाकी अपने को एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, ओके, बिकॉज या तो GP रेट दी हुई होगी, और अगर कैलकुलेट करनी होगी तो पिछले साल के ट्रेडिंग अकाउंट्स का इन्फॉर्मेशन होगा ही होगा। और तो और क्वेश्चन ऐसे भी करेंगे अपन जहाँ पे पिछले साल की कोई डिटेल नहीं है, बट क्वेश्चन हैज़ गिवन यू कि हम कॉस्ट में इतना % जोड़ते हैं। अच्छा, 2-3 तरह के प्रोडक्ट्स वाइज भी क्या हो सकती है, अलग अलग GP रेट्स, ग्राहकों के हिसाब से भी क्या हो सकती है, अलग अलग GP रेट। भाई एक ही बिजनेसमैन
पता चला होलसेलर्स को भी बेचता है, रिटेलर्स को भी बेचता है, खुद का शोरूम भी है, तो सब में सेम प्रोडक्ट की जीपी रेट भी क्या हो सकती है, अलग अलग। तो वैसे क्वेश्चंस भी करेंगे जहाँ पर एक ही क्वेश्चन में फिर आप कहेंगे ठीक है वो एज गुड एज 3 क्वेश्चन करने के बराबर हो गया, तीनों सेल्स अलग अलग, तीनों की जीपी रेट अलग अलग, अलग अलग ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। सो दैट इज़ हाउ इट वुड बी मैनेज्ड। बट फिलहाल अगर जीपी रेट दिया हुआ है झगड़ा ख़त्म, नहीं दिया हुआ है बैठ के कैलकुलेट करो। सिर्फ एक प्रीवियस ईयर है नो प्रॉब्लम, एक जीपी रेट आएगी। एक से ज़्यादा प्रीवियस ईयर का कोई क्वेश्चन अगर आ जाए, जो रेयरली, बहुत रेयरली आता है, ठीक है, पहले आते थे क्योंकि क्वेश्चन पूछ लेते 15-15 नंबर का, पर आजकल इंस्टीट्यूट ने कह दिया नहीं 10 बहुत है भाई। ज़्यादातर 2-2 ट्रेडिंग अकाउंट बनवा के होना क्या है, मैथमेटिकल एबिलिटी चेक होनी है ना ज़्यादा। अब फोकस मैथमेटिकल एबिलिटी पे फोकस नहीं है इंस्टीट्यूट का, कि आपका कॉन्सेप्चुअल नॉलेज कितना है, अंडरस्टैंडिंग कितनी है, वो एक ट्रेडिंग अकाउंट बनवाने से भी पता चल जाएगा। तो दैट वे एक है तो एक, दो है तो दो, दो अगर हैं तो 2 जीपी रेट आएंगे, फिर उनका क्या करना है, एवरेज। अब वो जो आपने एवरेज निकाला वो तो लास्ट ईयर का है, आप कहेंगे इस साल भी उसी को काम ले लें क्या, तो अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड हम यही मानेंगे पिछले साल में हम जिस रेट से प्रॉफिट कमाते थे इस साल भी हमारा रेट ऑफ रिटर्न सिमिलर है, ओके सेम है। हाँ, अब क्वेश्चन अगर कह दे कि नहीं लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल हमारी प्राइसिंग में कुछ चेंजेस हुआ है, कॉस्ट में कुछ चेंजेस हुआ है, तो बैठ के हमको क्या करना पड़ेगा, उस प्रीवियस ईयर की जीपी रेट की हेल्प से नया जीपी रेट और कैलकुलेट करना पड़ेगा। हाँ, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आगे क्वेश्चंस में आएगा, तो एक नोट लिख लीजिए। we assume that same GP rate is applicable. We assume that same GP rate is applicable in year of fire, in year of fire। तो जिस साल हमारे यहाँ फायर हुई है वो साल में यही जीपी रेट एप्लीकेबल है। हाँ, बाय डिफ़ॉल्ट ये अजम्पशन है जब तक क्वेश्चन आपको कुछ और नहीं कहता। हाँ, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है भाई, सेकंड स्टेप इज मेमोरेंडम ट्रेडिंग काउंट बनाना है। सो दिस ट्रेडिंग काउंट इज प्रिपेयर्ड कहाँ तक, टिल डेट ऑफ फायर, एंड देयरफॉर amount of sales, purchase, expenses will also be till date of fire. Gross profit will be calculated by applying GP rate on sales, and thus closing stock on date of fire will be calculated as balancing figure। अच्छा, पिछले वाले पार्ट में थोड़ा सा जीपी में एक पॉइंट और लिखो। हाँ, अपने को जीपी रेट कौन सी वाली चाहिए होती है भाई, सेल्स वाली। तो थोड़ा सा ध्यान रखें, अगर क्वेश्चन में रेडीमेड जीपी रेट दी हुई है, एकदम खुशी तो बहुत होती है, आराम हुआ, पता चला वो कॉस्ट की दी हुई थी, जल्दबाजी में ध्यान ही नहीं रखा, कई बार ओवर एक्साइटमेंट हो जाता है, अरे ये चैप्टर तो आसान वाला, ये क्वेश्चन आ गया, मज़ा आ गया, सबसे पहले यही करूँगा, और पता चला कि वो कॉस्ट का सेल पे कन्वर्ट करना भूल गए, ठीक है। और फिर जब एग्ज़ाम दे के बाहर आते हो फिर वो कहता है मेरा आंसर ये आया कि मेरे तो ये आया, नहीं नहीं मैंने सही किया, ध्यान पड़ा, रे मैंने तो कॉस्ट का सेल पे कन्वर्ट ही नहीं किया, ठीक है। तो ये एक वार्निंग लिख लो यहाँ पे, ठीक है। लिखो, इफ जीपी रेट इज गिवन एज, if GP rate is given as percentage of cost, if GP rate is given as percentage of cost, remember to convert it to percentage of sales. Remember to convert it to percentage of sales। हाँ जी, नाउ थर्ड पॉइंट क्या लिखा है भाई, कैलकुलेट लॉस ऑफ स्टॉक। तो देखिए बैलेंसिंग फिगर जो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा वो तो कौन सा आएगा, टोटल स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। अब नुकसान कितना हुआ, इट इज़ द वैल्यू ऑफ स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर कैलकुलेटेड एज, क्या लिखा भाई, टोटल स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर लेस सैल्वेज। हाँ जी, सैल्वेज मीन्स दोज गुड्स विच हैव बीन सेव्ड
फ्रॉम फायर, और उनकी जो भी वैल्यू है। ओके, सो लिख लो, सैल्वेज मीन्स goods saved from fire, goods saved from fire, having some value, ठीक है। बाकी की जगह खाली रहेगी, बाद में लिख पाऊंगा। नेक्स्ट, फोर्थ पार्ट इज कैलकुलेशन ऑफ क्लेम। ए पॉइंट, इफ इंश्योर्ड स्टॉक इज मोर देन, क्या लिखा हुआ भाई, टोटल स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। आपने कहा हमने पॉलिसी करवाई 2 लाख रुपीज़ की, और गोडाउन में उस दिन टोटल स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर 1,50,000 था। उसमें से अब आपका कितना बचा है, जला है, वो सब सेकेंडरी मैटर है, ठीक है। वहाँ पे आप कहेंगे कि 1.5 लाख ही था, पॉलिसी का कितना बोला उसको, 2 लाख, मतलब दिल खोल के प्रीमियम दिया है, ठीक है। हमने कोई वो बदमाशी नहीं करी है, जितना स्टॉक था उससे ज़्यादा का हमने इंश्योरेंस कंपनी को डिक्लेरेशन दे रखा है। हाँ, ये नहीं ज़्यादा क्यों बताया, ठीक है। अरे भाई, पता थोड़ी होता है जिस दिन फायर लगेगी एग्जैक्टली उस वक्त कितना स्टॉक होगा। पॉलिसी तो आप कब कराते हो, आग लगने के बाद या पहले? हाँ, बाद में थोड़ी कोई पॉलिसी करने वाला है। अब आग लगे या पॉलिसी कर दे भाई, हाथ हाथ मैं चेक देता हूँ तो वापस दे दे, ठीक है। सो दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। तो आपने पॉलिसी तो साल के शुरू में ही करा दिया, जब भी कराई तो यू हैव अ टेंटेटिव फिगर। अब उस वक्त गोडाउन में अगर स्टॉक कम था, प्रॉब्लम ही नहीं है। एंटायर लॉस, आपने कहा 1.5 लाख में से सपोज 20,000 का हमने जलने से बचा लिया, 1,30,000 का मेरा नुकसान हुआ। पॉलिसी कितने की थी, 2 लाख की। हाँ, इसको किससे कंपेयर करना है, इससे, ठीक है। सो इफ देर इज नो अंडर इंश्योरेंस, मतलब एडिक्वेट इंश्योरेंस था, एंटायर लॉस विल बी पेड बाय इंश्योरेंस कंपनी। सो ये पॉइंट, इफ इंश्योर्ड स्टॉक इज मोर देन टोटल स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, क्या लिखा है, सिंस द स्टॉक इज फुली इंश्योर्ड, टोटल लॉस ऑफ स्टॉक विल बी गिवन एज क्लेम, पूरा मिल जाएगा। बी पॉइंट, इफ इंश्योर्ड स्टॉक इज लेस देन, क्या लिखा भाई, टोटल स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, वी कॉल इट एज अंडर इंश्योरेंस। आपने कहा हमने तो 1 लाख का इंश्योरेंस कराया था और स्टॉक मिला कितना, 1.5 लाख का। तो इफ माई इंश्योर्ड स्टॉक, इसको हम क्या बोलते हैं, इंश्योर्ड स्टॉक। इफ माई पॉलिसी इज लेस देन टोटल स्टॉक, तो ये अंडर इंश्योरेंस। अब इसमें क्लेम कितना मिलेगा, सो देखिए, इन दिस केस एवरेज क्लॉज विल बी एप्लीकेबल एंड देयरफॉर अमाउंट ऑफ क्लेम विल बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। क्लेम आफ्टर एवरेज क्लॉज इक्वल्स टू, हाँ क्या फॉर्मूला लिखा हुआ भाई, लॉस ऑफ स्टॉक मल्टीप्लाइड बाई इंश्योर्ड स्टॉक अपॉन टोटल स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। अच्छा, इंश्योर्ड अपॉन टोटल वही रेशियो हुआ कि टोटल स्टॉक कितना है, 1.5 लाख का, उसमें से इंश्योर्ड कितना है, 1 लाख का। तो 1.5 लाख में से 1 लाख इंश्योर कराया आपने, कहा ओके, 2/3 हो गया। तो अब जितना नुकसान हुआ उसका 2/3 क्या हो जाएगा, क्लेम मिल जाएगा। इस एग्जाम्पल में आप कहेंगे लॉस कितना हुआ, 130, पॉलिसी कितने की करा रखी है, 1 लाख, और गोडाउन में स्टॉक कितना मिला, 150, तो दैट अमाउंट विल बी गिवन। हाँ, अमाउंट आंसर निकाल दो, कैलकुलेटर है जी, 86,667। आप सुन लो भाई, बाई चांस आपने कहा हमारे तो एकदम एवरेज क्लॉज की ऐसी प्रैक्टिस हो गई है, कोई क्वेश्चन आए हम तो फॉर्मूला टिका देते हैं, ठीक है। हो जाता है कभी कभी एकदम, क्या आपने कहा ये 2 लाख का ध्यान ही नहीं दिया, मैंने तो ये फॉर्मूला लगा दिया। हाँ देखो, लगा के देखो, मतलब ये वाला तो फॉर्मूला लगना ही नहीं चाहिए था। ये फॉर्मूला कब लगना होता है, जब इंश्योर्ड कम हो। आपने कहा नहीं, हमने तो गलती से लगा दिया, कोई बात नहीं, लगा के एक बार आंसर तो निकालो। 1,70,000, हाँ आप कहेंगे नुकसान हुआ 31 का, चेक दे दो 1,73,000 का, वो अपने आप ही पता चल जाएगा खुद को ही, क्या रहे कुछ गड़बड़ कर दी है मैंने। कुल मिला के फाइनल आंसर में नुकसान से तो अमाउंट क्लेम का क्या आना चाहिए, कम आना चाहिए। ज़्यादा आ गया मतलब आपने या तो फार्मूला उल्टा लगा दिया या फार्मूला लगाना ही नहीं था, आपने लगा दिया। भाई कुछ क्रॉस चेक खुद ही रख सकते हो ना कि हमने कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं कर दी।
बाकी तो बेस्ट तरीका होता ही है, पीछे वाले से पूछ लो आंसर, तेरा क्या आ रहा है, मेरा क्या आ रहा है। पर सीएम में क्या होता है, कई लोग खुदगर्ज हो जाते हैं, वो बताता ही नहीं है। ऐसा हुआ क्या फाउंडेशन में? किसको पूछने का, बताने का? वो दोनों ही क्लॉज हो जाते हैं जी। हैं जी? हाँ ठीक है। भाई जिसके पास पूछने का टाइम होता है, ठीक है, उसको बताने वाला नहीं मिलता। और कोई बताने वाला होता है तो उसका मतलब उसको खुद को ही कुछ नहीं आता। ठीक है, कि इंस्टीट्यूट जो पेपर बनाती है ना, बिल्कुल लॉजिकली बनाती है कि 3 घंटे तक नॉन स्टॉप लिखते जाओ। हाँ, आप कहेंगे फिर सोचेंगे कब, वो फिर 6-8 महीने किया क्या? ठीक है, तो वो काम पहले हो गया, वहाँ तो बस सीधा परफॉर्म करना है। चलिए, सो अंडरस्टैंड नाउ, ये एवरेज क्लॉज का फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ तभी लगेगा जब अंडर इंश्योरेंस है। और अंडर इंश्योरेंस की टेस्टिंग आप इस नुकसान को देख के मत कर लेना। सपोज पता चला कि हमारे तो 1 लाख का, मान लीजिए 80,000 का गुड जलने से बच गया, तो नुकसान तो सिर्फ कितने का हुआ? 70,000। आप कहेंगे अरे पॉलिसी 1 लाख की ले रखी है और 70 का ही नुकसान हुआ ना, पूरा दे दो। अरे भाई, इसको इससे कंपेयर नहीं करना है। अंडर इंश्योरेंस है कि नहीं है, उसके लिए आपको क्या चेक करना है? टोटल स्टॉक विथ पॉलिसी। टोटल स्टॉक ज़्यादा था, जला भले ही बिल्कुल थोड़ा सही। आपने कहा 10 लाख का गोडाउन में माल था, सिर्फ 5,000 का जला है, और पॉलिसी हमारे 6 लाख की थी। 6 लाख के सामने आप कहीं 5,000 ही तो मांग रहे हैं, कहेंगे नो। पॉलिसी कितने की थी? 6 लाख की। गोडाउन में स्टॉक कितना था? 10 लाख का। ठीक है, और जला कितने का? 5,000 रुपये का। वो कहेंगे कुल मिला के देखिए, सिंपल लॉजिक है, 10 लाख के सामने पॉलिसी कितने की कराई? 6 लाख। कितना परसेंट हुआ? 60%। तो बस आपने जब पॉलिसी इंश्योरेंस 60% का करवाया, तो इसका मतलब 40% के लिए आप खुद जिम्मेदार हो। तो जितना नुकसान हुआ 60% ले लो, बाकी 40% आप जानो। अब वो नुकसान भले ही 5,000 का हो, चाहे 50,000 का हो, चाहे 5 लाख का हो, और मान लो पूरा ही जल गया हो, तो भी आप ट्राई कर लीजिए इस फॉर्मूले को। आपने कहा सब कुछ जल गया, कुछ नहीं बचा, सैल्वेज इज 0। हाँ, उसमें तो खैर आराम है, 10 × 6/10 क्या होगा? 6 लाख। भाई कुछ फिर तो क्या होगा कि आपने कहा सारा ही जल गया, ठीक है, 1.5 लाख का था, पूरा ही जल गया। अब 1.5 लाख का स्टॉक पूरा ही जल गया हो, तो फॉर्मूला भी लगाऊंगा तो भी आंसर 1 लाख आएगा, और सीधा ही सीधा यहाँ पे तो सीधा 1 लाख रुपए देना ही है। तो दैट वे कुल मिला के जितना नुकसान हुआ, उसमें से आपका इंश्योर्ड कितना % है, वो पॉलिसी में क्लेम मिलेगा। अब एक और लास्ट पॉइंट समझ लीजिए। इंश्योरेंस कंपनी में जब आप ये पॉलिसी का डिक्लेरेशन देते हो, इंश्योरेंस कंपनी कहते देखो भाई, आप ये बता तो रहे हो 1 लाख रुपए का, होशियारी तो लगा रहे हो, ये सुन लो, अगर स्टॉक ज़्यादा हुआ तो फिर आपका क्लेम और कम हो जाएगा। आपने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, एक तो आग लगी हुई, ठीक है, वैसे ही हम दुखी हैं, और उसमें भी आप कह दो कि नहीं क्लेम 70% ही मिलेगा, 60 ही मिलेगा, कम से कम जितना नुकसान हुआ वो तो दे दो। ठीक है, हाँ। तो अब मान लीजिए आपने कुछ ऐसी बात कर ली कि देखिए 1 लाख की मैं पॉलिसी करवा रहा हूँ, मान लो उस दिन गोडाउन में 1.5 लाख का स्टॉक निकला, और उसमें से सपोज 70,000 का मैंने जलने से बचा लिया, 80,000 का नुकसान हो गया। ठीक है, तो इंश्योरेंस कंपनी कहेगी ओके, फॉर्मूला लगाओ भाई, 80,000 × 1 लाख अपॉन 150। ठीक है, जो भी अमाउंट आएगा वो हम क्लेम दे देंगे। आप कहेंगे यार कुछ तो शर्म करो, 70,000 का 1.5 लाख का स्टॉक था, 80,000 का जला है, इतना तो मैंने बचाया ही है, बचाया कम से कम वो तो मेरा मान लो। ठीक है, आप 80,000 तो पूरे दे दो। तो इंश्योरेंस कंपनी कहती है मिल सकते हैं, ठीक है, उसका थोड़ा एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़ेगा। ओके, और उस केस में फिर हम एवरेज क्लॉज अप्लाई नहीं करेंगे। हाँ, पर आपने कहा मान लो मेरे तो 10,000 का ही जल बचा और 1,40,000 का जल गया, फिर क्या होगा? तो 1 लाख से ज़्यादा तो कोई चांस ही नहीं है, पर एवरेज क्लॉज उस केस में अप्लाई नहीं होगा। तो आप कहेंगे ऐसी भी पॉलिसी होती है क्या? पॉलिसी में तो देखो आपको जो कॉम्बिनेशन चाहिए, ठीक है, आज की तारीख में सब मिलता है। आपको क्या क्या राइडर अटैच कराना है, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, एक्स्ट्रा चाहिए, वो चाहिए, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल, बस उसका प्रीमियम क्या होता जाएगा? ऐड होता जाएगा। जैसे मैं व्हीकल इंश्योरेंस की बात करूँ, देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ ज़ीरो डेप इंश्योरेंस, ज़ीरो डेप्रिसिएशन।
पॉलिसीज़। नॉर्मली क्या होता है, जैसे आपने गाड़ी का इंश्योरेंस करवाया, 3 साल पुरानी हो गई और फिर एक्सीडेंट हुआ, पूरा पैसा नहीं मिलता है। कहेंगे 3 साल में इतना तो उसकी वैल्यू ही क्या हो चुकी है, डेप्रिशिएट, तो इसलिए हम लॉस भी क्या करेंगे, थोड़ा कम करके देंगे। अब अगर आपने ज़ीरो डेप वाली पॉलिसी ले रखी है तो उस केस में क्या होगा कि अब वो पार्ट भले ही 6 साल पुराना है चाहे 5 साल पुराना है, जितना पैसा आपका वापस उसको ठीक कराने में लगा, पूरा पैसा इंश्योरेंस कंपनी दे देगी। इसमें एक और फीचर होता है, रीस्टेटमेंट क्लॉज। अब ये रीस्टेटमेंट क्लॉज बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। सपोज़ हमारा ये स्टॉक जला, ये बैलेंसिंग फिगर कॉस्ट ही आई। अच्छा, मैंने अभी कई बार एग्जांपल में क्वांटिटी भी ली थी। तो सपोज़ आपने कहा हमारे गोडाउन में उस दिन 300 kgs का स्टॉक था, 100 रुपये पर केजी में ख़रीदा हुआ था। कितना था भाई? 30,000 रुपये। आपने कहा ये नुकसान हो गया, इंश्योरेंस कंपनी कहेगी कि ठीक है क्लेम ले लो। अब वो 30,000 रुपये आ गए, आप कहेंगे चलो भाई वापस से स्टॉक खरीद के ले आते हैं, बिज़नेस तो करना ही है। मार्केट गए, पता चला अब तो वो माल जो है 140 रुपये केजी हो चुका है। तो प्रैक्टिकली पूरे पैसे इंश्योरेंस कंपनी ने दे भी दिए तो भी आपने कहा 300 किलो तो वापस आने वाले नहीं है, क्योंकि आपके पास तो 30,000 रुपये ही है। अगर वो आग नहीं लगती तो आपके पास तो 300 किलो पड़ा ही था। अब वो आपका आग लगने के बाद 300 किलो खरीदने जाओगे, पैसा ज़्यादा चाहिए, तो आप कहेंगे इंश्योरेंस कंपनी इसके भी पैसे दे देगी क्या? नो, इंश्योरेंस कंपनी कहेगी आपकी जेब से पहले लगे हुए कितने थे, 30,000, हम तो वही देंगे। पर मान लीजिए आपने एक पॉलिसी में क्लॉज ले रखा है कॉल्ड एज रीस्टेटमेंट क्लॉज। रीस्टेटमेंट क्लॉज से हमारा जितना क्वांटिटी का स्टॉक गया है हमको तो वापस उतना किलो ला करके दे दो, ठीक है? तो वो फिर 140 के हिसाब से आपको क्या होगा, क्लेम मिलेगा। हाँ, ये सब आपको सिर्फ थोड़े जनरल नॉलेज के हिसाब से बता रहा हूँ, अपने कोर्स कंटेंट में नहीं है। तो अब अपन वापस आते हैं एवरेज क्लॉज वाले पे। तो अगर आपने मान लीजिए पॉलिसी में क्लॉज डलवा दिया कि नहीं मेरे एवरेज क्लॉज नहीं लगना चाहिए, जितना नुकसान हो पूरा पैसा दे दो, सब्जेक्ट टू पॉलिसी के अमाउंट से ज़्यादा नहीं होगा, तो अगर वैसा कुछ क्लॉज है तो फिर ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। आप कहेंगे हमको क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा कि अप्लाई करना है कि नहीं करना है? तो सुन लो भाई, आज तक की हिस्टोरिकल क्वेश्चन जितनी भी बात करें हमेशा एवरेज क्लॉज वाला ही आया है। हाँ, बट कॉन्सेप्ट है, ठीक है? तो अब क्वेश्चन में अगर स्पेसिफिकली लिखा हो कि एवरेज क्लॉज इज़ नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, तो मैं फिर एवरेज क्लॉज नहीं लगाऊंगा। क्वेश्चन ने लिख दिया एवरेज क्लॉज इज़ एप्लीकेबल तो लगाना ही है। क्वेश्चन ने कुछ नहीं लिखा पर ये सब फॉर्मूले सब डिटेल दे दी, पॉलिसी 1 लाख की है, स्टॉक 1.5 लाख का था, आपको दिख रहा है कि एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल तो है, अब मैं लगाऊं कि नहीं लगाऊं? तो सुन लो भाई, बाय डिफ़ॉल्ट एवरेज क्लॉज लगाना ही है। क्वेश्चन कुछ नहीं कहे तो भी लगाना है, क्वेश्चन कह दे तो भी लगाना है, बस क्वेश्चन मना कर दे अगर तो फिर एवरेज क्लॉज अप्लाई नहीं करना है। लिख दो भाई नोट। If question specifically requires that average clause, if question specifically requires that average clause हाँ is कैपिटल लेटर में लिखना, नॉट एप्लीकेबल, कैपिटल लेटर में लिखना, उसको अंडरलाइन और करना, ठीक है? इज नॉट एप्लीकेबल, देन द अमाउंट ऑफ क्लेम, विल बी लोअर ऑफ, हाँ क्लेम कितना मिलेगा भाई उस केस में? या तो पॉलिसी या नुकसान, विच एवर इज लेस। तो अमाउंट ऑफ क्लेम विल बी लोअर ऑफ पॉलिसी अमाउंट एंड लॉस अमाउंट, ठीक है? तो पॉलिसी अमाउंट या लॉस का अमाउंट जो भी कम है वो क्लेम देना है। क्लियर? एग्ज़ाम में आज तक ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है, हाँ, बट स्टडी मटेरियल में कॉन्सेप्ट है तो हो सकता है आ जाए। तो ये नहीं अपने तो दिखा फिर हमने तो ध्यान ही दिया कि एवरेज क्लॉज नॉट एप्लीकेबल लिखा हुआ था, हमने तो एवरेज क्लॉज पढ़ा, आगे का सेंटेंस ही नहीं पढ़ा। होता है ऐसा कि एवरेज क्लॉज, हाँ ये तो पता ही है मेरे को, अरे भाई उसने लिखा था नॉट एप्लीकेबल, आपने कहा मेरे को बस वो नॉट नहीं दिखा, मेरे को एप्लीकेबल दिख गया,
ओके, सो बी केयरफुल इन रीडिंग। चलिए बाकी अब कल क्वेश्चन शुरू करेंगे।